नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैसेज मनोज पे। आज आपकी क्लास का वीडियो सुबह 6:05 पे शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि कल मैं शाम को जब शूट करने आया था आपकी क्लास का वीडियो, तो मैंने कल पहले क्लास 11 का वीडियो शूट किया था और शाम को बारिश आ गई थी तो लाइट बंद हो गई थी, तो मुझे आपकी क्लास का वीडियो शूट नहीं कर पाया था। तो फिर आज मुझे सुबह शूट करना पड़ रहा है। वैसे हो जाएगा, बहुत टाइम है, अभी तो 6 बजे हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स चैप्टर में पार्ट 8 में एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन देखे थे और एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन हमने 5 तक सोल्व कर लिए थे। ओके, तो हम आगे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन आप कर लेंगे 3.2 का, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट भी आप कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट में आपको बता रहा हूँ, देखें बोर्ड पे। Find x and y if 2x plus 3y is equal to 2, 3, 4, 0 and 3x plus 2y is equal to 2 minus 2 minus 1, 5। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको फाइंड करनी है वैल्यू x और y की। ओके, तो देखते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 लिख लो और ये इक्वेशन 2 लिख लो। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 1 है वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसा सेम क्वेश्चन हम एग्जांपल में किए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक को इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन 2 मान लो, एक बार उसको ऐड कर दो इक्वेशन 1 और 2 को, और एक बार इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको x और y मिल जाएगा। बट यहाँ कुछ आपको पहले सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, तो क्योंकि हम एड और सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि x और y के कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं कि एक बार हम x के कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं और सेकंड टाइम हम y के कोफिशिएंट को सेम कर देंगे और वहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को सेम कर देता हूँ। सो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू सेम करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, multiply by 2 in equation 1 and multiply by 3 in equation 2। ओके, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4x प्लस 2 × 3 6y। अच्छा, अब जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा ना 2 का, स्केलर, क्योंकि 2 का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का इधर होगा तो 4x प्लस 6y, 2 का इस मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो मैट्रिक्स में जब स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, फिर 2 × 3 कितना आ जाएगा 6, फिर 2 × 4 कितना आ जाएगा 8 और फिर 2 × 0 कितना आ जाएगा 0। ओके, ये आ जाएगा। अब हमको इक्वेशन 2 में कितने का मल्टीप्लाई करना है 3 का, तब y का कोफिशिएंट सेम आएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 3 9x प्लस 3 × 2 6y, और जब यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा तो जब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो इस स्केलर का मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 2 कितना आ जाएगा 6, 3 × 2 -6 आ जाएगा, 3 × -1 -3 आ जाएगा और 3 × 5 15 आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम आ गया। ऐसे ही आप x के कोफिशिएंट सेम कर लेना अगली बार। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना, तो उससे x का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा। ये इक्वेशन 3 लिख दो, इसको 4 लिख दो। अच्छा, ओके, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस माइनस, ओके, और यहाँ माइनस, तो 4x माइनस 5x कितना आ जाएगा, 4x माइनस 9x कितना आ जाएगा माइनस का 5x, ये कट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 4 6 8 0 माइनस 6 -3 और 15। सो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, माइनस का 5x इजिकल टू 4 -6 -2 आ जाएगा, और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 + 6 यहाँ से 12 आ जाएगा, और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 + 3 यहाँ पे 11 आ जाएगा, और ये माइनस तो 0 -15 माइनस का 15 आ जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू ओके, सो x की वैल्यू -1/5 -2 12 11 और -15। तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/5 -12/5 -11/5 और माइनस माइनस प्लस 15/5, जो कि कट होके 3 आ जाएगा। ओके, सो x आ जाएगा 2/5 -12/5 -11/5 और 3। अब आप y कैसे निकालोगे, देखो
x निकालने के लिए मैंने y को एलिमिनेट किया, और y को कैसे एलिमिनेट किया कि मुझे कोफिशिएंट सेम करने थे। तो ये जो यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है उसका इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो और इस कोफिशिएंट का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो y के कोफिशिएंट सेम आ जाएगा, तो आपको यहाँ से x मिल जाएगा। अब आपको y निकालना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। y कैसे निकाल सकते हो, या तो आप इस x मैट्रिक्स की वैल्यू को यहाँ रख दो, इसके लिए मल्टीप्लाई कर दो, इधर लाके माइनस कर दो और फिर 3 का डिवाइड कर दो। या आप कैसे कर सकते हो तरीका, और ये है कि इस बार मैंने y के कोफिशिएंट सेम किए थे, इस बार आप x के कोफिशिएंट सेम कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, x से कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो आपको यहाँ से इसे सोल्व करने पे y मिल जाएगा। ओके, तो आप इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 के सेकेंड पार्ट के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करना है। और क्वेश्चन नंबर 13 में जो, अच्छा एक बात सुनना बेटा, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बच्चों के डाउट है। ओके, जैसे जो बच्चों ने मुझे बताया है मैसेज करके, मैं वही क्वेश्चन के यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ओके, और बाकी क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपसे बाकी क्वेश्चन हो गए होंगे, इसलिए मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो बच्चों ने मुझे मैसेज किए या जो उनके डाउट आए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप एक बार देखें बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 13 में ये दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स है और एक मैट्रिक्स दी हुई है। एक बात ध्यान देना कि जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़े तो इसको कैसे पढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स, मतलब ये एक फंक्शन है जो किसका है, एक्स का। और आप यहाँ देख भी सकते हो कि इस मैट्रिक्स में एक्स के अलावा और सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो जो बाकी जो फंक्शन आ रहे हैं वो सारे फंक्शन किसके हैं, एक्स के हैं, और जो बाकी सारी वैल्यू आ रही है वो कौन सी है, कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब ये कि फंक्शन है किसका, एक्स का। वो बोल रहा है कि जब आप एक्स के फंक्शन में वाई के फंक्शन का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आरएचएस में x प्लस वाई का फंक्शन मिलना चाहिए, है ना। वो यही कह रहा है कि ये एक पूरा फंक्शन x का है, देखो ये x के फंक्शन है, बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो बोल रहा है कि जब आप x के फंक्शन में y के फंक्शन का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x प्लस वाई का फंक्शन मिलना चाहिए। ओके, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये x का फंक्शन है ना, और ये जब देखो ना इसको f ऑफ x पढ़ेंगे, ये मतलब ये x का फंक्शन है, और देखो मैट्रिक्स में भी x के ही फंक्शन है, बाकी तो सब न्यूमेरिकल है। तो अगर मैं यहाँ से f ऑफ y निकालूं तो f ऑफ y क्या आएगा मेरा, अगर मैं f ऑफ y निकालूं तो f ऑफ y क्या आएगा कि सर अगर यहाँ पे ये x का फंक्शन था तो यहाँ पे ये x के फंक्शन थे, अगर यहाँ ये f ऑफ y है तो ये सर y के फंक्शन होंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे ना। तो ये y के फंक्शन होंगे, 0 0 0 0, इनपे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर यहाँ x का था तो ये x के फंक्शन थे, यहाँ y है तो ये y के फंक्शन है। ओके, तो cos y माइनस sin y और cos y आ गया। अब वो ये बोल रहा है कि आप इन दोनों फंक्शन का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको f ऑफ x प्लस वाई मिल जाना चाहिए, मतलब आपको RHS में f ऑफ x प्लस वाई मिल जाना चाहिए। अच्छा, f ऑफ x ये है, f ऑफ y ये है, तो f ऑफ x प्लस वाई क्या मिलेगा आपको, cos x प्लस वाई मिलेगा। अब देखो ना x की, यहाँ x के प्लस पे क्या आ गया, x प्लस वाई, तो यहाँ अंदर भी x के प्लस पे क्या आएगा, x प्लस वाई, तो cos x प्लस वाई माइनस sin x प्लस वाई, 0 sin x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, 0 0 0 1। आपको ये प्रूव करना है, और ये प्रूव कैसे करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए। ओके, तो हम LHS लेके चलते हैं। LHS में है f ऑफ x इंटू f ऑफ y। ओके, तो इनका मल्टीप्लाई हमको करना है, तो cos x माइनस का sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, और f ऑफ y का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मिलना चाहिए, ये प्रूव करना है आपको, है ना, शो करना है। तो चलो इसका ये 3 क्रॉस 3 का है, 3 रो 3 कॉलम, यहाँ पे भी 3 क्रॉस 3 है, तो इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 3 क्रॉस 3 का आना चाहिए इस टाइप पे। ओके, तो मल्टीप्लाई करो, बताओ इस रो का इस कॉलम के साथ होगा तो cos x cos y cos x cos y माइनस sin x sin y, और 0 इंटू 0 0 ही रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट है cos x, तो ये आ जाएगा माइनस cos x sin y और माइनस sin x cos y, तो माइनस sin x cos y, और 0 इंटू 0 0 ही रहेगा। ओके, अगला देखो cos x इंटू 0 0 माइनस sin x इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0 आ जाएगा।
फिर अगला देखो, अब इस रो का करेंगे इन तीनों कॉलम के साथ, तो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई और 0 इंटू 0 0 रहेगा। फिर साइन एक्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस कोस एक्स कोस वाई और 0 इंटू 0 0 रहेगा। अब थर्ड रो का करेंगे तीनों कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 0 0 0 इंटू कोस वाई 0 प्लस 0 इंटू साइन वाई 0 प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू माइनस साइन वाई 0 प्लस 0 इंटू कोस वाई 0 प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। ये आ जाएगा ना। अब आगे देखो, ये तो आपको पता होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई है, सॉरी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी होता है ना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी होता है। यहाँ पे ए की जगह एक्स है और वाई की जगह बी है, ये कोस ए प्लस बी होता है, तो ये कोस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से अंदर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे ये बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कोस ए या यहाँ से पढ़ो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई है, ये तीनों जीरो एड होकर जीरो ही आएंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे सेम फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी मतलब साइन एक्स प्लस वाई। और अब अगर आप यहाँ से देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कोस ए प्लस बी, सो कोस एक्स प्लस वाई, है ना, ये जीरो ही रहेगा, ये तीनों एड होकर जीरो, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। अब आप देखो आपको क्या लाना था, आपको ये लाना था, है ना, तो ये क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, ये आपका आंसर, आपको ये प्रूव करना था। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये फंक्शन से दिया हुआ है, तो अगर ये x के फंक्शन है तो ये x में दिए, बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो अगर हम इसको y के फंक्शन में लिखेंगे तो ये सारे y के फंक्शन आ जाएंगे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी। और जब हमें जो f ऑफ x प्लस वाई चाहिए, तो ये अगर ये फंक्शन f ऑफ x प्लस वाई का कब बनेगा, जब x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा, तो हमको ये प्रूव करना था। तो सिंपल से दोनों को मल्टीप्लाई किया और आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स दो फॉर्मूले पता होना चाहिए कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी होता है, और साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी होता है, और उस टाइप से हमने सोल्व करके इसका आंसर निकाल लिया। ओके, आप इस क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, तो जो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम वो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे एक्सरसाइज का। वो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि E is a matrix, I is the identity matrix of order 2, कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, अगर उसको मैट्रिक्स ए में ऐड करें तो वो इक्वल आना चाहिए किसके, आई माइनस है और एक अनदर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर उसके इक्वल आना चाहिए। मतलब आपको LHS और RHS को क्या करना है, इक्वल दिखाना है। ओके, LHS और RHS को क्या करना है, इक्वल दिखाना है। ओके, तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो आप पहले मैं LHS को लेकर सोल्व कर लेता हूँ। तो LHS में मुझे दिया है आई प्लस, अगर बेटा बेसिक का वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो मैंने आपको ये बोला था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में देगा नहीं, बस वो उसका ऑर्डर बोल देगा, कभी कभी तो ऑर्डर भी नहीं बोलता है, सिर्फ आइडेंटिटी लिख देता है। तो आपको पहचानना होगा कि जो मेरा मैट्रिक्स ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का है, तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने का होगा, 2x2 का होगा। जो स्क्वायर मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया रहता है उसके साथ उसका जो ऑर्डर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही वही ऑर्डर होता है। ओके, तो आई प्लस है तो ये भी 2x2 का होगा आइडेंटिटी, तो 1 0 0 1। आपको इसमें ऐड करना है ए को, ए क्या है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 0। ओके, तो इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा आपको 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, और 0 प्लस ये माइनस हो जाएगा तो 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और 1 प्लस 0 1 आ जाएगा।
अब आपको ये LHS तो यहाँ से आगे सोल्व नहीं हो सकता, LHS तो यहीं तक सोल्व होगा, है ना। 8 ही तो करना है, तो 8 कर दिया हमने। अब वो ये बोल रहा है कि ये वैल्यू इसके इक्वल आना चाहिए, तो इसके i-a करने और इसका मल्टीप्लाई इसमें करने पर हमें ये मिलना चाहिए। ओके, तो हम RHS को सोल्व करेंगे। ओके, RHS क्या दिया हुआ है हमें? RHS दिया हुआ है हमें i-a और cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा, ये दिया ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैट्रिक्स मेरा। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा और i माइनस ए। ओके ठीक है, तो i माइनस ए क्या होगा बेटा? फिर से वही i 2 + 2 का होगा, क्योंकि a भी 2 + 2 का है। सो 1 0 0 1। इसमें से आपको a को माइनस करना है, तो a कितना है? 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। इसको मैंने एक अनदर ब्रैकेट में लिख दिया। और जब ये सोल्व हो जाएगा तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा। ओके, सो पहले इसको सोल्व कर लो, तो 1 - 0 कितना आ जाएगा? चलो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो मैं यही लिखता हूँ। 1 - 0 कितना आ जाएगा? 1 है ना। 1 - 0 कितना आ जाएगा? 1। 0 ये माइनस हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस ये आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2। फिर ये 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 - 0 यहाँ पे आ जाएगा 1, है ना। और इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको किसका? कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कोस अल्फा। ओके, ये मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 + 2 का है और ये भी 2 + 2 का है। इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो बताओ इसका क्या मल्टीप्लाई आएगा? ओके, सो इधर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर। सो 1 × कोस अल्फा हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा साइन अल्फा × 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ये है ना। फिर यहाँ पे 1 × माइनस साइन अल्फा आ जाएगा और प्लस कोस अल्फा × ये आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा ना। हाँ, फिर इसको बताओ, ये आ जाएगा माइनस कोस अल्फा 10 अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा आ जाएगा, ये है ना। और फिर ये करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 और प्लस कोस अल्फा। अब आप जब आप इसको देखोगे तो आपको ये लाना है ना। तो आपके साइन अल्फा और कोस अल्फा भी आ रहे हैं, तो हम इस कुछ करना होगा चेंज हमको, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि 10 को कन्वर्ट करते हैं, 10 को साइन अपन कोस लिखते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू 10 को साइन अपन कोस लिखेंगे, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2। अच्छा, ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, ये आएगा माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा आ जाएगा। फिर ये साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा आ जाएगा। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो मेरे पास स्पेस कम है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि जो मुझे प्रूफ करना है मैं उसको वहाँ लिख देता हूँ ऊपर और यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। तो मुझे जो प्रूफ करना है वो मुझे प्रूफ करना है, मतलब एलएचएस जो मेरा आया था वो आया था 1 - 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 1 आया था। मुझे ये प्रूफ करना है ना, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। ओके, तो अब आपको यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे।
तो एलसीएम लोगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाई 2, है ना। और जब यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 है ना, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा कोस अल्फा बाई 2। जब यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे मिलेगा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाई 2। और जब यहाँ पे करोगे तो साइन अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाई 2। अब आपको फिर से फॉर्मूले का यूज़ करना है, ओके। तो अब आप इसका फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ओके ये तो फॉर्मूला में पता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी होता है तो ए की जगह अल्फा है और बी की जगह अल्फा बाई 2 है, तो कोस ए माइनस बी होगा तो यहाँ पे कोस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बनेगा तो पहले माइनस कॉमन ले लो अंदर से, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2, है ना। तो साइन है कोस बी माइनस कोस है साइन बी बन जाएगा ये। अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, हमें थोड़ा आगे पीछे करना होगा इसको ऐसे पहले इसको लिख देते हैं। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा, और यहाँ पे कोस अल्फा बाई 2, ये फिर वही फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी, तो कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाई 2, ओके। सो ये एक अनदर मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। सो ये है कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाई 2, है ना। अच्छा यहाँ पे तो पहले माइनस है, साइन है कोस बी माइनस कोस साइन बी, साइन है कोस बी माइनस कोस साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है, तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से साइन है कोस बी माइनस कोस साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है, तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और फिर सेम रहेगा कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाई 2, ओके। अब मेरी बात सुनना, अब आप इसको एलसीएम लो यहाँ पे, सो 2 अल्फा माइनस अल्फा, देखो यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा ना, यहाँ पे 1 है, सो 2 एलसीएम में 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा आ जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा कोस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे भी कोस अल्फा बाई 2। अच्छा यहाँ पे देखो 2 अल्फा, यहाँ पे भी एलसीएम आएगा ना 2, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा आएगा, तो यहाँ पे अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय में कोस अल्फा बाई 2, फिर यहाँ पे भी सोल्व करोगे तो 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे कोस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाई 2, तो ये तो कट हो जाएंगे, तो 1, और साइन अपन कोस क्या होता है 10, सो माइनस 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पे भी साइन अपन कोस क्या होता है 10, सो 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे 1। देखो आपको एलएचएस में यही लगा था 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है, नोट कर लो इसको। ओके जो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19 है, ओके। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना और अच्छे से समझना। क्वेश्चन में लिखा है कि ए ट्रस्ट फंड हैज Rs 30,000 that must be invested into different types of bond.
द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of. दो पार्ट में पूछा है कि एक बार में आपको 1800 रुपये इंटरेस्ट मिले और सेकेंड बार में आपको 2000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिले. ओके, तो एक बार हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ. देखो बेटा, जब भी आप मैं क्वेश्चन पूरा नोट नहीं कर रहा हूँ, इतना टाइम भी नहीं है और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो आप बुक हमेशा साथ लेके बैठे. ओके, तो मैं वो बुक में पढ़ता जाता हूँ, आप भी बुक में देखें. देखिए, अब मैं एक एक लाइन पढ़ता जाता हूँ और क्वेश्चन को सोल्व करता जाता हूँ. एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज़ है टोटल, है ना, 30,000 है. वो इन 30,000 को टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है. तो ये मान लो कि ये टू डिफरेंट टाइप की इन्वेस्ट है. ये फर्स्ट टू डिफरेंट टाइप से बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है. तो ये फर्स्ट बॉन्ड है और ये सेकेंड बॉन्ड है. इन दो बॉन्ड में वो 30,000 को इन्वेस्ट कर रहा है. ओके, तो वो ये लिखा है ना, एक ट्रस्ट फंड है 30,000 इट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड. दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड में वो इनको इन्वेस्ट कर रहा है. तो मान लो कि फर्स्ट बॉन्ड में उसने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होंगे, क्योंकि हमें कुछ मानना होगा ना. तो मान लो कि अगर फर्स्ट में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होंगे तो दूसरे में कितना करेगा, 30,000 है. 30,000 माइनस एक्स, तभी तो दोनों में मिला के 30,000 कर रहा है. तो दोनों को मिलाओ ना, दोनों को मिलाओगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कर जाएगा, 30,000 नहीं बचेगा. अगर आप वाई लोगे तो 30,000 माइनस वाई आएगा, है ना. तो बोल रहे कि दोनों में मिला के 30,000 हमने इन्वेस्ट किया, दोनों बॉन्ड में मिला के इन्वेस्ट किया. तो अब वो बोल नहीं रहा है कि कितना इन्वेस्ट किया, वो हमें निकालना है कि कितना इन्वेस्ट किया. तब हमें इंटरेस्ट 1800 मिले फर्स्ट पार्ट में, तो वो हमें निकालना है ना. ये वो नहीं दिया, वो ये बोल रहा है कि हमें इंटरेस्ट 1800 रुपये मिले, हम किस बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करें, और वो इंटरेस्ट दे रहा है. अगर वो बोल रहा है कि इसमें जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे उस पर 5% इंटरेस्ट लगेगा, और जब सेकेंड बॉन्ड में हम जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उस पर 7% इंटरेस्ट लगेगा एनुअली. ओके, वो यही बोल रहा है कि द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर. जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे इसमें, जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे उस पर 5% पर ईयर इंटरेस्ट लगेगा, और इसमें भी जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसमें भी 7% पर ईयर इंटरेस्ट लगेगा. वो ये बोल रहा है कि द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर. अब अगर बेटा ये क्वेश्चन, अच्छा चलो आगे चलते हैं. यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड. तो ये बोल रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके आप मुझे ये बताओ कि 30,000 को हमने दो बॉन्ड में कैसे कैसे इन्वेस्ट किया. मतलब यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया और यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया, और उस पर 5% इंटरेस्ट लगा, उस पर 7% इंटरेस्ट लगा. तो मुझे फर्स्ट पार्ट में 1800 रुपये पर साल का इंटरेस्ट चाहिए. तो यहाँ पे कितने रुपए में इन्वेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कितने रुपए इन्वेस्ट करूँगा, वो मुझे उसको पूछ रहा है. तो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले सोल्व कर लेते हैं कि उसको कैसे, यहाँ पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें कि उस पर ये इंटरेस्ट लग के हमको 1800 रुपये टोटल इंटरेस्ट मिल जाए उस फंड को, हाँ उस ट्रस्ट फंड को. ओके, उस ट्रस्ट को मिल जाए. ओके, तो अब हम क्या करें. अगर बेटा वो एक लाइन में लिखता है इस क्वेश्चन में कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था. ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था. ये परसेंट को मैंने ऐसे लिख दिया, है ना. तो अगर वो आपसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं देता तो इस क्वेश्चन को कोई भी कर सकता था. कैसे कि x का 5 इस पे ये इंटरेस्ट लग रहा है और 30,000 माइनस x पे ये इंटरेस्ट लग रहा है, और ये टोटल इंटरेस्ट 1800 के इक्वल आना चाहिए. मतलब ये 1800 के इक्वल आना चाहिए. तो यहाँ से x मिल जाएगा आपको. इसको कोई भी कर सकता था, बट उसने लिखा है कि आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके इसको सोल्व करना है. ओके, तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज कैसे करेंगे. अच्छा, ये तो पता है. पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ, ए पार्ट को. हमको ये तो पता है कि हमको 1800 रुपये टोटल, हमको 1800 रुपये टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए, है ना, फर्स्ट में ए पार्ट में. तो ये 1x1 का मैट्रिक्स हम ले लेते हैं. ओके, अब मेरी बात सुनो. वो बोल रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आपको यूज करना है. अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि ये तो आपको अमाउंट दिया हुआ है, तो ये आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है ना. तो इसमें भी दो एलिमेंट है और इसमें भी दो एलिमेंट है. तो और हमको मल्टीप्लिकेशन करना है. क्या करना है हमको मल्टीप्लिकेशन करना है. तो मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल होता है और हमारे पास दो एलिमेंट है दोनों में. ओके,
हमारे पास दो दो एलिमेंट है दोनों में, तो हम कैसे लिखें? या दो एलिमेंट है हमारे साथ, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा जिसमें 1 रो 2 कॉलम होंगे और एक में 2 रो और 1 कॉलम होंगे। तो देखो इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो देखो 1 क्रॉस 2, अब आप किसी को भी 1 क्रॉस 2 में लिख सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं। तो मैं इसको 1 क्रॉस 2 में लिख लेता हूँ, मतलब इसको एक रो में लिख देता हूँ तो दो कॉलम ऐसे हो जाएंगे। जैसे x यहाँ लिख देता हूँ और 30,000 माइनस x यहाँ लिख देता हूँ, तो ये 1 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए। समझ में आ रहा है ना? अब मुझे दूसरे में, अच्छा आप इसको भी लिख सकते थे रो में, है ना, कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको भी लिख सकते थे। अच्छा, अब मुझे दूसरे में ये लिखना है, मल्टीप्लाई तो करना है, अब दूसरे में मुझे ये लिखना है, अब इसको 2 क्रॉस 1 में लिखना है, तो 2 रो और एक कॉलम, तो यहाँ पे 5/100 और यहाँ पे 7/100, तो देखो 2 रो हो गई और एक कॉलम हो गई। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो देखो दो इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा इस रो का इस कॉलम के साथ, तो x × 5 × 100 प्लस 30,000 माइनस x × 7/100 और ये इक्वल आना चाहिए 18 से 1 क्रॉस 1। ओके, ठीक है ना? अब आपको इसको सोल्व करना है, तो ये भी 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, चलो इसको सोल्व कर लो पहले। तो 5x/100 प्लस 21 माइनस 7x डिवाइड बाई 1 क्रॉस 1। अच्छा, दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है ना, तो उनका ऑर्डर सेम है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देते हैं। ओके, तो हमने ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दिया, तो 100 यहाँ से एलसीएम हो जाएगा और उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5x माइनस 7x प्लस 21 और इधर आ जाएगा 18 आ जाएगा। ओके, तो ये माइनस का 2x आ जाएगा और तो चलो हाँ ठीक है, माइनस का 2x प्लस 21 ये आ जाएगा। ओके, सो माइनस 2x प्लस ये माइनस करने भी आ जाएगा, तो 2x उधर चला जाएगा, तो यहाँ से x कितना मिल जाएगा x मिल जाएगा आपको 15,000। ओके, तो अगर आपको ऐसे इन्वेस्ट करना है कि आपको 1800 रुपए पर ईयर का इंटरेस्ट मिले उस ट्रस्ट को, तो आपको फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 इन्वेस्ट करना होगा और सेकेंड बॉन्ड में 30,000 माइनस 15,000 इन्वेस्ट करना होगा। मतलब दोनों बॉन्ड में आपको सेम टाइप का अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, है ना, आधा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। इस पे 5% इंटरेस्ट लगाएंगे, इस पे 7% इंटरेस्ट लगाएंगे, तो आपको 1800 रुपए पर ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा उस ट्रस्ट को। ओके, अब वो बोल रहा है कि अगर मेरा इंटरेस्ट बी पार्ट में, अब अगर वो बोल रहा है कि अगर मुझे इंटरेस्ट पर ईयर का 2000 चाहिए, है ना, मुझे अगर इंटरेस्ट पर ईयर का 2000 चाहिए, तो बताओ अब कैसे इन्वेस्ट करेंगे? मतलब अब इस ट्रस्ट में, अब इस बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे और इस बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो आप इसमें भी x सोल्व कर लेना। ओके, यहाँ से आप क्या करना, एलसीएम लेना 100 का, इधर मल्टीप्लाई करना और x निकाल लेना। जो x आएगा तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा और 30,000 में से उस x को माइनस कर देना, तो वो सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट हो जाएगा। ओके, इस टाइप से होगा ये क्वेश्चन नंबर 19। ओके, नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक एंड 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स है। ओके, एक बुक शॉप में 10 डजन केमिस्ट्री और 8 डजन फिजिक्स और ये 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक है। अच्छा, ये तो पता है ना, एक डजन में 12 होता है ना, 12 क्वांटिटी होती है। ओके, एक डजन में 12 क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि एक बुक की कीमत वो सेल कर रहे हैं ना, तो एक बुक की कीमत, केमिस्ट्री की एक बुक की कीमत 80 रुपए है, फिजिक्स की एक बुक की कीमत 60 रुपीज है और इकोनॉमिक्स की एक बुक की कीमत 40 रुपीज है। ये तो लिखा है सेलिंग प्राइस 80 रुपीज, 60 रुपीज, 40 रुपीज ईच रिस्पेक्टिवली।
है ना। एक बुक की कीमत केमिस्ट्री में इतनी है, फिजिक्स में इतनी और इकोनॉमिक्स में इतनी है। तो वो बोल रहा है कि फाइंड टोटल अमाउंट। देखो अब आपको टोटल अमाउंट फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे? अगर ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का नहीं होता तो कैसे करते? 120 इंटू 80, 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, ये आपका आंसर आ जाता है ना। ये आपका क्या आ जाता है आंसर? यही तो होता है ना, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। अगर टोटल अमाउंट फाइंड करना है तो आप ऐसे कर सकते थे, पर यहाँ मैट्रिक्स का यूज करना। बोल रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव। इनको सेल करने के बाद बुक शॉप को जो टोटल अमाउंट मिलेगा सेलिंग करने में बुक्स को आपको फाइंड करना है मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके। अब आप मुझे बताओ, जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 बताया तो मेरे पास वहां पे दो अमाउंट थे। क्या थे? एक एक्स था और एक 30,000 माइनस एक्स था, और दो इंटरेस्ट थे, एक 5% और एक 7% था। अब यहाँ पे 3 टाइप्स की बुक है और 3 टाइप्स का अमाउंट है। जब वहां पे मेरे पास टोटल अमाउंट में भी 2 एलिमेंट थे और इंटरेस्ट में भी 2 एलिमेंट थे, तो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना था तो मैंने कैसा मैट्रिक्स बनाया था? 1 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 1, है ना। 1 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 1। अब 1 क्रॉस 2 2 क्रॉस 1 बनाया था मैंने। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना लूंगा और एक बना लूंगा 3 क्रॉस 1 का, है ना। इसका मतलब एक रो और 3 कॉलम हो जाएंगे, और 3 रो और 1 कॉलम, और मेरा काम भी हो जाएगा। मुझे 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स में मिल जाएगा। देखो बेटा, जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा वो तो एक सिंगल क्वांटिटी मिलेगी ना, तो 1 क्रॉस 1 में ही आना चाहिए। ये भी आप ध्यान रखो, टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो एक सिंगल क्वांटिटी मिलेगी, तो वो भी तो 1 क्रॉस 1 में ही आना चाहिए ना। तो 1 क्रॉस 3, देखो वहां पे 2 अमाउंट थे और 2 इंटरेस्ट है, तो आपने 1 क्रॉस 2 2 क्रॉस 1 बनाया था। यहाँ पे 3 अमाउंट है और 3 टाइप्स है, तो 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 बनाया। अब आपको 1 क्रॉस 3 में आप किसी को भी लिख सकते हैं। मान लो कि मैंने बुक्स लिख ली, है ना, तो 1 रो और 3 कॉलम में लिखनी है। तो केमिस्ट्री में 120 है, फिजिक्स में 96 और इकोनॉमिक्स में 120 है ना। ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स और ये इको, है ना। ये मैंने 1 क्रॉस 3, क्योंकि 1 रो और 3 कॉलम। अब मुझे 3 रो और 1 कॉलम लिखना है, तो ये 3 रो और 1 कॉलम हो गए, है ना। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, तो कैसे होगा? इस रो का उस कॉलम के साथ। सो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, और ये आ जाएगा 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। जो बचा रहता है वो आएगा। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना, और जो भी आंसर आएगा वो मैट्रिक्स में 1 क्रॉस 1 का होगा, तो आप उसको बाहर लिख देना। तो वो आपको टोटल, उस बुक शॉप को टोटल अमाउंट जो होगा सेल करने पे वो रिसीव हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हम नोट करो इसको। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन है अपने एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है कि एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस n रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, तो एक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस n, वाई का ऑर्डर 3 क्रॉस k, जेड का ऑर्डर 2 क्रॉस p, इन W का ऑर्डर n क्रॉस 3 और P का ऑर्डर P क्रॉस k दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। आपको इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि द रेस्ट्रिक्शन, क्वेश्चन नंबर 21, कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। आपको इन तीनों पे रेस्ट्रिक्शन बतानी है ताकि ये डिफाइन हो पाए। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ओके, तो पी वाई, है ना, अगर ये डिफाइंड है ना, और मैट्रिक्स से बोला है कि वो मैट्रिक्स है, तो मैं इनको मैट्रिक्स में लिख देता हूँ कि ये पी है, ये वाई है, प्लस ये डब्ल्यू वाई, ये डिफाइंड है ना। तो आप पहले इनके ऑर्डर लिखो। पी का ऑर्डर कितना है? पी क्रॉस के। पी का ऑर्डर कितना है? पी क्रॉस के। अच्छा, वाई का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस के। अच्छा, डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है? n क्रॉस 3, और y का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस k। ओके बेटा, पहले ऐड करने से पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई होने के लिए इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल आना चाहिए, और इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ तो इक्वल आ रहे हैं, बट यहाँ इक्वल नहीं आ रहे, तो एक कंडीशन तो यह आ गई कि k की वैल्यू 3 होना चाहिए, तब ये दोनों क्या होंगे? इनका मल्टीप्लाई क्या होगा? पॉसिबल होगा। तो एक कंडीशन तो k = 3 आ गई। जब k 3 होगा तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो नया ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा p क्रॉस k प्लस p क्रॉस k प्लस, यहाँ पे तो पहले से इक्वल है
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा W और Y का, और जो नया ऑर्डर आएगा वो आएगा M क्रॉस P। अगर दो मैट्रिक्स ऐड होते हैं तो उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो उनके ऑर्डर यहाँ पे सेम होने के लिए यहाँ पे कॉलम तो दोनों की इक्वल है बट रो इक्वल नहीं है, तो यहाँ से एक कंडीशन आ जाएगी कि P और N दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो K3 और P इक्वल टू N, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन। ओके, तो 21 का जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा। चलो 22 क्वेश्चन देखो, 7x माइनस 5z का पूछा है आपसे। तो बेटा ये 7 है, ये x है ना, इसका ऑर्डर है, x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n माइनस 5, x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n और माइनस 5, z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p, है ना। x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n और z का ऑर्डर 2 क्रॉस p। देखो बेटा एक बात सुनना, किसी भी, मैंने आपको सिखाया किसी स्केलर का अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, पर ऑर्डर तो चेंज नहीं होता है ना। स्केलर किसी मैट्रिक्स, जब स्केलर का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं करता है, तो ऑर्डर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इनसे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगर कोई एलिमेंट होंगे तो, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्या होता है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इन दोनों मैट्रिक्स की रो तो इक्वल है, इन दोनों मैट्रिक्स की रो तो क्या है, इक्वल है, तो कॉलम इक्वल होना चाहिए, है ना, कॉलम इक्वल होना चाहिए। नो, दोनों मैट्रिक्स का जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, फुल ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। तो 2 क्रॉस n है और यहाँ पे 2 क्रॉस p है ना, तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर सेम करोगे तो यहाँ से p और n दोनों इक्वल होना चाहिए ना, p और n दोनों इक्वल होना चाहिए। अब p और n दोनों इक्वल होना चाहिए, p और n ये तो दोनों इक्वल हो जाएंगे बट पूरा ऑर्डर सेम होना चाहिए ना। जैसे ये अगर ये 3 क्रॉस 3 है तो ये भी 3 क्रॉस 3 होना चाहिए, अगर ये 2 क्रॉस 2 है तो ये भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। तो n और p की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। तो या तो n 2 हो या p 2 हो, है ना। तो ऑर्डर क्या बनेगा, ये ऑर्डर क्या बनेगा, टू क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2 बनेगा। तो यहाँ 2 क्रॉस 2 से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आप फिर देखो n और p इक्वल है, तो एक ऑर्डर तो ये बन सकता है कि दोनों किसके हो, n और p इक्वल है, तो यहाँ n रख दो, है ना। तो फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो एक आंसर आ जाएगा 2 क्रॉस n, या फिर दोनों जगह क्या रख दो, p रख दो, क्योंकि n और p इक्वल लेंगे ना, तो 2 क्रॉस 2, तो एक आंसर आ जाएगा 2 क्रॉस p। दोनों में से जो आंसर आएगा ऑप्शन में वो आप टिक कर दो, दोनों सही है। तो 2 क्रॉस p ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ये हट जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा, 2 क्रॉस n। बेटा यहाँ से कुछ नहीं था, यहाँ पे जो x का ऑर्डर था वो 2 क्रॉस n था, है ना, बात सुनना मेरी, यहाँ पे 2 क्रॉस n था, यहाँ पे जो x का ऑर्डर था वो 2 क्रॉस n था, और जो z का ऑर्डर था वो 2 क्रॉस p था। अब इसके वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना यहाँ पे। तो अब ये दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब दोनों ऑर्डर सेम हो। दोनों ऑर्डर सेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो सेम है बट ये दोनों सेम नहीं है, तो n और p को इक्वल करने पड़ेंगे। तो फिर n और p को इक्वल करने पड़ेंगे, तो यहाँ रख दो। तो यहाँ पे तो n, जब मान लो कि p इक्वल टू n रखा, तो यहाँ पे भी n, तो 2 क्रॉस n होगा तो हो जाएगा। या फिर यहाँ पे n की जगह p रख दो, तो यहाँ पे भी रहने दो। तो ये दो पॉसिबल है, जब यहाँ पे 2 क्रॉस n होगा तो भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 2 क्रॉस p होगा तो भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 2 क्रॉस p तो उसने ऑप्शन में नहीं दिया, उसने ऑप्शन में 2 क्रॉस n दिया है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के बेसिक्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।